समरिश स्टॉक में आपको खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चले बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है अपने अहद को पूरा करने वाले की, मुल्क से वफादारी करने वाले की, इंतकाम की आग में जलने वाले की और दो मोहब्बत करने वालों की। तो चले शुरू करते हैं अपनी कहानी। सर्दियों का आगाज़ था और कराची शहर में कोयटा की तरफ से आने वाली सर्द हवाएं चल रही थीं। जहाँ सब लोग इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहाँ वो सारे समंदर के किनारे खड़ा माजी में खोया हुआ था। क्यों मार रहे हो, जाने दो मेरे मामा बाबा को, वो बच्चा रोते चीखते कह रहा था, मगर उन लोगों पर इसकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। अफंदी, तू हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था ना, अब देख इस काम में तेरे बेटे को इस्तेमाल करेंगे। एक आदमी ने बेहंगम तरीके से हंसते हुए कहा। बच्चा एक पल को उन लोगों की बात सुनकर सहम गया था, मगर उन लोगों को आपस में गुफ्तगू करते देखकर वो करीब मौजूद घने दरख्त पर चढ़ गया। कहाँ गया वो लड़का, ढूंढो उसे, हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, जल्दी ढूंढो, इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी के मिले जुले तासरात से बोला। टन 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 मोबाइल की बेल ने उसकी सोचों में अरताश पैदा किया था। हेलो, फ़ोन उठाते हुए उसने बोला, मगर दूसरी जानिब से बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आके बैठी थी। आज तो सर ने लगता है कसम खाई हुई है कि सारा चैप्टर पढ़ा देना है, इसकी एक दोस्त हानिया ने कहा। शुक्र है कि लेक्चर का टाइम ख़त्म हो गया था, वरना मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। उसकी दूसरी दोस्त ने मुंह में लेज़ रखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, मोटी कहीं की। इसने अपनी दोस्त ज़मीन को हंसते हुए बोला, जो इस वक्त खाने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नू, उसे खाने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। हिनाल भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी। कैसी दोस्तें हो तुम लोग, अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगी, ज़मीन ने रूठते हुए कहा था। अरे, मेरी बेबी को बुरा लगा, हान ने समीन को बच्चों की तरह पिचकारते हुए कहा, जिस पर समीन समेत इन सब की हंसी कैंटीन में गूंजी थी। अच्छा, अब जल्दी करो, मेमनम का लेक्चर शुरू होने वाला है, अनु ने अपने रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए बोला। इसकी बात सुनकर वो सब क्लास लेने के लिए अपनी किताबें उठाने लगी। हम आज रात सामान दुबई नहीं भेज सकते, उन लोगों की हम पर कड़ी नज़र है, आदमी ने अपने सामने मौजूद दूसरे आदमी से कहा। मगर सरकार, शेख को तो आपने आज रात का वक्त दिया था, इस आदमी ने डरते डरते अपने सरकार को कहा, जो गुस्से से उधर उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। शेख से मैं बात कर लूँगा, तुम जाकर अपना काम करो, उसके सरकार ने गुस्से में फनकारते हुए कहा। कहाँ है वो, इससे बोलो जल्दी यहाँ पहुँचे। मेजर जनरल ने अपने सामने खड़े कमांडर हुज़ैफ़ा से कहा। सर, मैंने उसे फ़ोन कर दिया और सारी सूरत हाल से भी आगाही दे दी है, कमांडर हुज़ैफ़ा ने जनरल को बताया, और वो दोनों बेसमेंट में मौजूद मीटिंग रूम की जानिब चले। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जनरल दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो फौजी वर्दी में खड़ा था। उसकी भूरी आंखें लाल हो रही थी, बल्कि भूरे बाल बीच की मांग निकाल कर सलीके से कंघी किए। वर्दी की हाफ स्लीव्स होने की वजह से उसकी कसरती बाजू नज़र आ रही थी। उसकी गंदमी रंगत पर यह हाकी वर्दी बहुत जच रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही साथ ही जनरल को सल्यूट किया और ऊंची आवाज़ में सलाम करता हाइम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहाँ थे तुम, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं हम, हाइम ने उसे बैठते ही सरगोशी में पूछा। कहीं नहीं, फ़ोन सुनते ही फ़ौरन आ गया। उसने हाइम को अपनी तरफ घूरते देखा तो गोया हुआ। अब तो आ गया हूँ ना, अब क्या मसला है। उनका अंदाज़ काफ़ी झंझलाहट वाला था। इमरान और उसके आदमियों को अंदाज़ा हो गया था कि हम उनकी ताक में हैं। जो सामान उन लोगों ने कल दुबई भेजना था वो नहीं भेज रहे। जनरल मोहम्मद हमदान साहब ने उनको अर्जेंट मीटिंग की वजह बताई। अब हमें इसके अगले कदम तक बहुत मुहतात रहना होगा। वो जल्दी से सामान दुबई के लिए रवाना करेगा, जनरल साहब ने बात जारी रखते हुए कहा। लेकिन मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगा, उस शख्स को उसके अंजाम तक मैं खुद पहुँचाऊँगा। जनरल की बात सुनकर वो एकदम तेज से बोला था। सब ने उसे देखा, जो अचानक गुस्से में बोला। उसकी भूरी आंखों में खून उतरा हुआ था। कमांडर, हमें बहुत मुहतात से काम करना होगा, इस तरह गुस्से में हमें सिर्फ नुकसान होगा, जनरल ने उसको समझते हुए कहा, जो अपने गुस्से में सब कुछ तबाह करने को तैयार था। ओके सर, जनरल की बात सुनकर उसने लब भेजते हुए कहा। खिड़की में खड़ी आसमान पर नजरें जमाए, न जाने वो कहाँ गुम थी। हवा में हंगी होने की वजह से लाहौर की रातें दिन की बदौलत ज़्यादा ठंडी थी। हवा से उसकी बालों की लटें बार बार उसके चेहरे को छू रही थी, मगर वो तो जैसे तारों भरे आसमान में कुछ तलाश कर रही थी। बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो और अभी तक सोई क्यों नहीं, कोई परेशानी है, ऐसे क्यों खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। बी जान ने उसके कमरे में रोशनी देखी तो उसके कमरे में आ गई और उसे खिड़की के पास खड़े देखकर तफ्तीश से पूछा। बी जान की आवाज़ पर वो चौकी फिर मुड़ कर उन्हें देखा, जो उसके बेड पर आकर बैठी थी। इस साल भी वो नहीं आया बी जान, उसने बी जान की गोद में सर रखकर कहा। तुम जानती तो हो बचपन से कितना ज़िद्दी है, जब तक उसका अपने बाप से किया वादा पूरा नहीं होगा वह सुकून का सांस तक नहीं लेगा। बी जान ने परी के बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए फुसुर्दगी से कहा था। अब तुम सो जाओ और इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो। बी जान ने परी के ऊपर कंबल डाला, लाइट ऑफ की और कमरे से चली गई। इनफाल ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थी। हिना आज छुट्टी पर थी और हानिया और समीन को लेने आए तो वो चली गई। इनफाल ड्राइवर के इंतज़ार में खड़ी थी। हिना आज छुट्टी पर थी, हानिया और समीन को लेने उनके घर वाले आ गए थे और वो चली गई थी। अभी वो वापस यूनी के अंदर जाने लगी थी कि एक गाड़ी यूनी के गेट पर रुकी। उसने हैरानी से कार में मौजूद अफराद को देखा। अब क्या ऐसे ही मुंह खोले खड़ी रहोगी या गाड़ी में बैठोगी भी?
हाइम ने अन्नू को इस तरह शॉक्ड होकर मुंह खोले देखा तो हल्का सा मुस्कुरा के बोला, भाई आप कब आए? पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अन्नू ने उसकी गाड़ी से निकलने पर उसके गले लगते हुए कहा, अच्छा आप ज़्यादा मस्के नहीं लगाओ, चलो पीछे बैठो, मुबासिल को भी ड्रॉप करना है। हाइम ने अनफाल के सर पर आहिस्ता से चित लगाते हुए बताया। अनफाल मुबासिल का नाम सुनकर अपनी हरकत पर कुछ शर्मिंदा होकर गाड़ी में बैठी। अस्सलाम वालेकुम। मुबासिल ने एक नज़र उस पर डालकर अपने महसूस अंदाज में सलाम किया। हाइम ने अनफाल के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की। अनफाल जो हाइम से बातें करते हुए कब से मुबासिल को देख रही थी, जो विंडो स्क्रीन से बाहर नज़रें जमाए हुए था। भाई क्या फ़ौज के लोग मुस्कुराते नहीं हैं? अनफाल ने मुबासिल पर तंज की तो वो ये बात समझ गया था, क्योंकि अनफाल की बातों का जवाब हाइम हंसते हुए ही दे रहा था। तुम्हें किसने ये बोला? और मैं तो कब से तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हाइम ने उसके इस तरह अचानक सवाल पर चौंक कर कहा, नहीं किसी ने नहीं बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अनफाल ने उसकी इस बात पर घबरा के कहा। हाइम ने एक बेकरी के सामने गाड़ी रोकी और उतरकर बेकरी में चला गया। हाइम के जाने के बाद उसने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। आप इतना रूड क्यों रहते हैं? मतलब हर वक्त आपके चेहरे पर इतनी संजीदगी रहती है। बहुत हिम्मत करके उसने दिल में उठते सवाल पूछ लिए। उसने बैक व्यू मिरर से पीछे बैठी लड़की को देखा। आपको ऐसा क्यों लगा? मुबासिल ने साथ मेरे से कहा कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसने ये सवाल क्यों किया। हाँ, जवाब कुछ सेकंड बाद आया। उसके हाँ कहने पर अनफाल के अंदर कुछ टूटा था। रुख मोड़ कर वो बेकरी की तरफ देखने लगी, जहाँ से हाइम अब कुछ शापर पकड़े बाहर आ रहा था। ये लो तुम्हारी चीज़ें। हाइम ने गाड़ी में बैठे ही सामान उसको दिया और गाड़ी स्टार्ट करने का। जब उसका डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल बजा। बैक व्यू मिरर से मुबासिल ने एक नज़र उसे देखा, जो लिनन के प्रिंटेड सूट में दुपट्टा गले में स्टॉलर की तरह लिए हुई थी। सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, अनाबी लब, घने काले बाल और भूरी आंखें, जो इसकी बात सुनकर उदास हो रही थीं। अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस करते उसने सर उठाकर मिरर की तरफ देखा। एक पल को दोनों भूरी आंखें मिली। मुबासिल ने फ़ौरन अपनी नज़रों का रुख मोड़ा था। न जाने वो आंखों में दुख था या क्या था, वो देख न सका। हमें अभी वापस जाना है। हाइम ने फ़ोन बंद करते मुबासिल को कहा। ठीक है, उसने बोला। अनफाल को घर ड्रॉप करके वो वापस चले गए। ये सारा सामान आज रात कराची पोर्ट से दुबई भेजना है और ध्यान रहे किसी को इस बात का पता न चले। वो अपने सामने खड़े आदमियों से बोला। सरकार, अगर फिर वो लोग हम तक पहुँच गए तो? एक आदमी ने डरते डरते कहा। नहीं पहुँचेंगे, आज रात ये सब दुबई भेजना लाजमी है, वरना शेख हमें नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग दफ़ा हो जाओ और काम मुकम्मल करो, जाओ। इमरान ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर गुस्से से इन आदमियों को कहा। नौजवानों, आज की रात हमारे लिए बहुत खास है। आज हम इमरान को रंगे हाथों पकड़ेंगे। जनरल ने अपने सामने मौजूद फ़ौजी जवानों से कहा। कराची पोर्ट से आज मंशियात और स्मगलिंग का सामान दुबई जाएगा और इससे पहले हम इन लोगों को पकड़ना है। उन्होंने तमाम जवानों को ब्रीफ करते हुए कहा। कमांडर उस्मान, हादी, कामरान, आप लोग पीछे से फ़ौजी जवानों के साथ हमला करेंगे। मुबासिल, हाइम, अवैस, आप लोग आगे से जाएंगे और हुज़ैफ़ा, दीन जवानों के साथ बाहर नज़र रखेंगे। जनरल हमदान साहब ने उनको अपनी पोजीशन के बारे में बताया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब ने यक ज़ुबान होकर नारा लगाया और बाहर की तरफ बड़े जहान की गाड़ियाँ तैयार थीं। दादा जान, बस आप उसे वापस बुलाएं। इतने साल कोई कैसे अपने से दूर रहता है? वो मैर साहब को चाय देने आई थी, उन्हें फ़ारिग देकर उसने हफ्की से कहा। वो नहीं आएगा जब तक अपने वालिदैन से किया अहद पूरा ना करे। उन्होंने सर्द आह भरते हुए बोला था। वो खुद चाहते थे वापस आ जाए। क्या हमसे मिलने भी नहीं आ सकता? मैं जानती हूँ ये वादा पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन कम अज़ कम वो हर महीने न सही साल में 1-2 बार आ जाए। परीसा के चेहरे पर हफ्की साफ ज़ाहिर हो रही थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बात करूँगा उससे। उन्होंने परी को अपने साथ लगाते हुए दिलासा दिया, क्योंकि वो जानते थे वो उनकी एक बात नहीं सुनेगा। जल्दी से सब कंटेनर्स में लोड करो, इससे पहले कोई यहाँ आ जाए। वो आदमी गुस्से और परेशानी से बोला। अभी वो सामान लोड कर रहे थे कि सामने से एक गोली उड़ती हुई आई और एक आदमी के पाँव में लगी और उसकी चीख बुलंद हुई। हैंड्स अप, खुद को और सामान को हमारे हवाले कर दो। भागने की कोशिश न करना, वरना मारे जाओगे। तुम लोग चारों तरफ से घिरे जा चुके हो। एक कमांडर ने आगे आते हुए आदमियों को वार्निंग दी। हम ये तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे और हमें अंदाज़ा था कि तुम लोग यहाँ ज़रूर आओगे। उनमें से एक आदमी ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा। गोली की आवाज़ गूंजी और इस आदमी के बाजू को चीरती हुई निकली। गोली चलने पर वो आदमी वहाँ से भागने लगे। जब चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें आने लगी। सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब मैं शेख को क्या जवाब दूंगा कि किन निकम्मे आदमियों को मैंने ये काम दिया था जो उन फौजियों की नज़रों से ना भाग सके। इमरान ने उस जख्मी आदमी को देख कर फनकारा। इन लोगों ने सब सामान कब्ज़े में ले लिया है और सब बच्चों लड़कियों को भी बाजियाब करवा लिया है। एक और आदमी ने डरते हुए अपने सरकार को बताया, जो गुस्से और तैश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। दफ़ा हो जाओ, कैसी काम के नहीं हो तुम लोग। अब मैं खुद कुछ करूँगा। वह एक बार फिर फनकारते हुए बोला। वो चारों यूनी के ग्राउंड में बैठी थी। समीन और हानी एक नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी और हिना इंग्लिश के नोट्स बना रही थी, जबकि वो ना जाने किधर खोई हुई थी। अन्नू, यार इस तरह मुंह फुला के क्यों बैठी हो? हिना ने उससे पूछा। वो कब से अनफाल को परेशान देख रही थी। हिना के सवाल पर वो ख्यालों से बाहर निकली। मुबासिल, कल भाई मुझे लेने आए थे और साथ वो भी था। उसने परेशानी जाहिर की। ओह, उन तीनों ने उसको देखते मैंने हैज़ी से कहा।
پھر تم نے اس سے بات کی؟ سمیر نے اسے چھیڑا۔ ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی۔ واہ بھائی، اچھا کیا بات کی۔ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا، یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کر بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولیں۔ اس نے کہا ہاں، یہ بتاتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتا اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو۔ ہنا نے اسے سمجھایا۔ وہ اپنی دوست کی طرح اسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہنا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے اسمگل شدہ سامان بازیاب کرائے ہوئے بچوں اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا۔ شاباش نوجوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے، کیونکہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت جلد وہ دوبارہ سامان بھیجے گا اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ جنرل نے کہا انشاءاللہ اس بار ہم اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے کہا پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سب نے ایک زبان ہو کر نعرہ لگایا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ حائم کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی، اس نے گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ جب سے تم نے آرمی جوائن کی ہے تم صرف کوئی 5 یا 6 بار اپنے گھر گئے ہو، اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تم گھر جانا تو دور فون بھی نہیں کرتے۔ حائم نے اسے تشویش سے پوچھا۔ میں جب تک اپنے والدین سے کیا عہد پورا نہ کر لوں گھر نہیں جاؤں گا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کیا ہوا تھا؟ حائم نے خفگی سے بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف حائم سے دوستی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ حائم کا ہی تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، دادا دادی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں 10 سال کا تھا، ہم گاؤں جا رہے تھے، میری بہن پہلے ہی دادا کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ گاؤں لاہور سے 2-3 گھنٹے دور تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ہوا تھا جب فائرنگ کی آواز آئی اور ہماری گاڑی لڑکھڑائی تھی۔ بابا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، نظریں اپنے ہاتھوں پہ جمائے اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کچھ آدمی ہماری گاڑی کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر بابا کو باہر نکالا۔ ہمیں وہ ڈاکو لگے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ماما اور مجھے باہر نکالا۔ تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے میرے بابا کو بولا تھا۔ عمران جانے دو ہمیں، بابا نے اس آدمی سے کہا۔ ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں بابا کو قتل کر دیا تھا۔ میرے رونے چیخنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ کر قریب موجود گھنے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے۔ وہ آدمی عمران تھا جو میرے بابا کی لاش کے قریب بیٹھا بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گیا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ وہ اور اس کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ سامنے سے ایک پولیس موبائل جو وہاں گردش کر رہی تھی پہنچ گئی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں اپنے ماما بابا کی لاش کے پاس آیا۔ بیٹا ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک پولیس والا میرے پاس آ کے بولا تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ پولیس والوں نے مجھ سے گھر کا نمبر مانگا اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی۔ ہمارے گھر کا احرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی ان لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اور میری بہن کو دادا دادی دوسرے شہر لے گئے تھے۔ میری دادا اور دادی نے ہم دونوں بہن بھائی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک بار میں نے دادا سے پوچھا ماما بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ سب لوگ کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا بیٹا ہم زندگی جیتے ہیں لیکن صرف مرنے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں ساری عمر نہیں رہتا، ایک دن سب نے مرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے علاوہ کسی نہ کسی نیک کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دن میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے ماما بابا کی موت کا بدلہ اس ظالم انسان سے ضرور لوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے۔ کیونکہ عمران اپنے سورسز ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا تھا، میں نے اس دن اپنے بابا سے عہد کیا کہ میں ان قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ حائم نے اسے دیکھا جس کی آواز رند گئی تھی مگر وہ کمال ضبط سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ مباسل نے اپنی بات ختم کر کے حائم کی طرف دیکھا۔ حائم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کے نمی آ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور مباسل کو گلے لگاتے ہوئے بولا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہیں تمہارا عہد پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ 2 ماہ بعد وہ یونی سے واپس آ رہے تھے جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے، اس نے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا۔ تب ایک کیری ڈبہ وہاں آ کے رکا اور چند نقاب پوش آدمی اس میں سے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں ہم؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے سے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کی ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہ کھولا تو یہ گولی سیدھی تیری بھیجے میں اتاروں گا، وہ آدمی طیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی آپ دروازہ کھول دیں ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔
ڈرائیور کا دروازہ کھولنے کی دیر تھی۔ ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی، اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔